जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, आपके पेपर का नाम क्या है, एग्ज़ाम कब आपके होंगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट कब आएंगे, किस किस यूनिवर्सिटी का लिखित एग्ज़ाम होगा, किस किस यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेकेंड सेमेस्टर है आप लोगों का प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री। आपके पेपर का नाम रहेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। न्यू सिलेबस है आपका एग्ज़ाम 2026-27 के लिए। आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर, क्लासेस, पीडीएफ नोट्स। ये जो पीडीएफ नोट्स, ये क्लासेस हैं वो कहाँ मिलेंगी अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी ये जो आपका सिलेबस है डीडीयू में आपको केवल शुंग कण्व वंश तक ही पढ़ना है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी यूनिवर्सिटी में आपके टोटल 8 यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे जिनका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस क्लास को, आप इस सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है ना। आप लोग अपना पेपर का नाम देख लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर के शुंग कण्व काल तक ही केवल पढ़ना है। बाकी आपके जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपको 600 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व ईस्वी तक पढ़ना है, भारत का राजनैतिक इतिहास के बारे में, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास का पेपर कोड AASE 102F होगा। बाकी पेपर कब होंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर आपका अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल मई में 100% गारंटी के साथ आपका मई में लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी कॉलेज में आपके मई में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। किसी के मई में होते हैं थोड़ा बहुत, या तो जून के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होते हैं, कितने अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट होते हैं। तो लगभग मई और जून मिलाकर के आपके एग्ज़ाम ख़त्म ही हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे। और बात करें यहाँ पर देखा जाए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, ज़्यादातर कॉलेज में इस वर्ष आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे क्योंकि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके लिखित एग्जाम होते हैं, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिखित एग्जाम ही होंगे, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यू एग्जाम होता है तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर लिखित एग्जाम होगा तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें पहला यूनिट है, और पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। तो जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश वाला भी देख लेंगे, बाकी मैं हिंदी में बताते चलूँगा, ठीक है ना। पहले यूनिट में आपके अध्ययन के स्रोत पढ़ना है। अध्ययन के स्रोत, किसका अध्ययन का स्रोत, तो साहित्यिक जो साक्ष्य हैं इनका अनुसरण करने के साथ साथ इनके अध्ययन करने का स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और साहित्यिक साक्ष्यों का ऐतिहासिक सीमाएं क्या है इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो साहित्यिक साक्ष्य वे लिखित दस्तावेज होते हैं जो प्राचीन काल के समाज, राजनीतिक और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। तो ठीक है गुरुजी, प्रकाश डालते हैं, तो इसमें आपके बौद्ध साहित्य पढ़ना है, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में आपके प्रमुख ग्रंथ होता है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में
त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ है, इसमें सुत्त पिटक है, बिना पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ठीक है ना। अच्छा, जातक कथाएं इसमें भी आपको पढ़ने पड़ेंगे बौद्ध साहित्य में, जैसे गौतम बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म, ठीक है ना, दीपवंश महावंश, ठीक है, क्लियर हो गया। जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है? आगम ग्रंथ, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। इसके बाद पौराणिक साहित्य भी आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। पौराणिक साहित्य क्या होते हैं? जैसे हमारे 18 पुराण है। कितने? आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, टोटल 18 पुराण है। मैं क्लास कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चले आगे आपको पढ़ना है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत गुरुजी हिंदी है क्या? नहीं। यात्रा वृत्तांत जैसे फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, जैसे विदेशी यात्री जो आए थे भारत में, जैसे मेगास्थनीज जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फाहियान भी आपके फॉरेन से आए थे, यानी विदेश से आए हुए थे। फाहियान भी, ये भी एक यात्री थे। और हैंसांग भी आपके फॉरेन यानी बाहर से आए हुए थे भारत में, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, इसके बारे में पढ़ना आपको। लौकिक साहित्य ये क्या होता है गुरुजी? तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जैसे कल्हड़ ने राज तरंगिणी जो पुस्तक लिखी है, ये क्या है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कालिदास की रचनाएं हैं, और इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरातात्विक साक्ष्य, पूरा लेख और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये साक्ष्य सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाती है, पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि इनमें बदलाव करना कठिन होता है। पूरा लेख क्या होते हैं? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पूरा लेख पत्थरों, स्तंभों और तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए जो लेख होते हैं, बनाए हुए जो लेख होते हैं पत्थरों पर, उसे पूरा लेख कहते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें उनकी धम्म नीति और साम्राज्य का विस्तार का पता चलता है, ठीक है ना। मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य क्या होता है गुरुजी? तो इसमें सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। सिक्कों पर अंकित राजाओं के जैसे नाम हो गए, चित्र हो गए या तिथियां हो गई, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक सीमा का पता चलता था सिक्कों के हिसाब से, ठीक है ना। तो समुद्र, जैसे मान लीजिए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाना उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। तो सिक्कों के बारे में भी आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना आपको। चले यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में आपको पढ़ना है महाजनपदों का विकास। महाजनपद क्या थे गुरुजी? तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में लोहे के व्यापक उपयोग ने कृषि और अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिससे कबीले यानी जन बड़े राज्यों यानी महाजनपद में तब्दील हो गए। जैसे जन था उसके बाद महाजनपद हो गए। जैसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है, ये भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। गणतंत्र का उदय, मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ था? जो मगध साम्राज्य था इसका उत्थान कैसे हुआ, ये कैसे आगे बढ़े थे, ये इनके साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था ना, इसमें सबसे ज़्यादा गंगा सोन नदियों का संगम, लोहे की खदानें, ये महत्वपूर्ण थी मगध साम्राज्य के उदय के कारण में, ठीक है ना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी व ग्रीक आक्रमण तथा प्रभाव। ईरानी और ग्रीक का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसका प्रभाव क्या हुआ? हर्यक वंश के बारे में तो बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है ना। इनके वैवाहिक संबंधों जैसे कौशल वैशाली मद्र के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया गया था, ठीक है ना। शिशुनाग वंश के बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद नंद वंश, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चले यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? चले यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया ना। चले मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी? अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, इसके प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इनके पुत्र कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? बिंदुसार, ठीक है ना। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक थे, ठीक है ना। अच्छा, अशोक उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद, अच्छा इसमें जो, अच्छा मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो इसके बाद जो है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, खारवेल, ये सब आते हैं आपके भारत में, ठीक है ना।
अच्छा ठीक है ना, ये इतना क्लियर हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन के बारे में मैंने बता दिया। और यूनिट 3 में आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है, यानी जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है इसके बारे में, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है इसके बारे में पढ़ना है। अशोक की धम्म नीतियाँ क्या थी, यानी धर्म की नीतियाँ क्या थी, इसको लेकर के यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब मौर्य साम्राज्य ढीला पड़ने लगता है, जब वह कमज़ोर होने लगता है, तो इसका फ़ायदा उठाकर शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और खारवेल ये भारत में आते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं और शासन करते हैं। इनकी शासन नीतियाँ क्या क्या थीं, इन्होंने क्या क्या भारत में किए, इनके शासनकाल कौन थे, मतलब इनके संस्थापक कौन थे, इनके बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 में आपको पढ़ाया जाएगा भारत पर विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक आक्रमण, शकों का आक्रमण होता है भारत में, पार्थियनों का आक्रमण होता है भारत में, फिर कुषाण वंश, इसके बारे में आपको यूनिट 5 में पढ़ाया जाएगा। क्लियर हुआ। यूनिट 6 में देखें आपको पढ़ाया जाएगा गुप्त वंश का उदय। जो गुप्त वंश है इसका उदय कैसे हुआ, इसके समकालीन राजनैतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत ही फेमस चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 6। ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया। यूनिट 6 आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है, आपको मैं बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में केवल इतना ही पढ़ना है, शुंग कण्व वंश तक पढ़ना है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके आगे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है ना, बाकी यहीं तक पढ़ना है, यूनिट 4 तक ही। बाकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ाया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में केवल 4 यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया। यूनिट 7 में आपको पढ़ाया जाएगा वाकाटक वंश, कमजोर गुप्त शासक, गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ, कारण क्या थे गुप्त वंश के पतन के, हूणों का आक्रमण होता है भारत में, ये आपको यूनिट 7 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। यूनिट 8 में आपको पढ़ाया जाएगा बाबू गुप्त वंश के पतन के पश्चात, यानी जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है यूनिट 7 में, हूणों का आक्रमण होता है। ठीक है ना, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वर्धन वंश कैसे आता है, मौखरी वंश, ठीक है ना, परवर्ती गुप्त वंश, ये आपको यूनिट 8 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे, परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री में है। जितने भी कॉलेज के अपडेट होते हैं, कॉलेज के अपडेट भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दिए जाते हैं। आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, जो टाइम टेबल आता है, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।